गाइस, मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक न्यू एनिमी एपिसोड। इस एनिमी में बहुत ही मज़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सब देखिए और इन्जॉय कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें पहले एल को दिखाया जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड में अभी अपने काम से लौटकर घर वापस आ रहा था। काम से थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए वो अभी गेम खेल रहा था। अगले दिन वो उठता है और फिर से ऑफिस के लिए निकलने लगता है, लेकिन जब वो गेट खोलता है तभी उसकी दिल का दौरा पड़ जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंखें खुलती है तो अभी उसके सामने एक बिग प्लॉट वाली लड़की खड़ी हुई थी। उसे लग रहा था शायद वो किसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉगी आता है जो कि उड़ रहा था। उसे देखकर एल घबरा जाता है। एक पल को उसे लगता है कि शायद वो स्वर्ग पहुंच चुका है, पर तभी वहाँ पर एक मेड आती है और उस पहले वाली लेडी से कहती है कि आपका बेटा तो बहुत क्यूट है। और जब यहाँ पर वो मेड आगे आ रही थी तभी एल उस मेड की उस ट्रे में अपनी शक्ल को देखता है और उसे जानने को मिलता है कि वो अब एक बच्चा बन चुका है। उसे पहले लग रहा था कि ये सपना है, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे जानने को मिलता है कि ये सपना नहीं है। उसका नाम इस वर्ल्ड में एल है और वो एक लॉर्ड का बेटा है जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। अब 3 साल बीत चुके थे। एल इस वक्त कुछ बुक्स पढ़ रहा था। असल में उसे सब याद था कि वो पहले किस वर्ल्ड में था और वो यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ है, इसलिए उसने शुरुआत से ही लिखना और बोलना सीख लिया था, जिससे कि वो यहाँ की बुक्स को पढ़कर इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा अच्छे से जान सके। पर जब वो यहाँ पर सिटी के आसपास के मैप को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो अर्थ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कुछ जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, न अभी और न हजारों साल पहले। साथ ही उसे धीरे धीरे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में कुछ लोगों के पास मैजिक पावर्स भी हैं, जिस वजह से उसका यकीन पक्का हो चुका था। उसे ये भी जानने को मिलता है कि वो लैम्बर्ग नाम के टाउन में रहता है। यहाँ पर पूरे 10,000 लोग रहते हैं और उसके फादर यहाँ के लॉर्ड है जो कि इस पूरे टाउन को संभालते हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके घर में कई सारी मेड, कुछ शेफ्स हैं और उसका घर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो तो उसे बिल्कुल पैलेस की तरह लग रहा था। वो खुश था कि वो इतनी अच्छी जगह पर रीइंकार्नेट हुआ है। वैसे अभी वो वहाँ से सीधा ट्रेनिंग एरिया में जाता है, जहाँ पर उस टाउन के सोल्जर प्रैक्टिस किया करते हैं। वो सभी सोल्जर आज फिर से एल को यहाँ देखकर हैरान थे, क्योंकि एल अभी बहुत कम एज का है, लेकिन फिर भी वो अक्सर यहाँ पर आया करता है। वो सभी सोल्जर्स मानते हैं कि वो बड़े होकर एक अच्छा वॉरियर बनेगा। हालांकि अभी वो कह रहे थे कि तुम थोड़ा वहाँ से दूर हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। लेकिन एल कहता है कि नहीं, वो संभल कर रहेगा जिससे उसे चोट नहीं लगेगी। अब इसके बाद एल आगे बढ़ रहा था, तभी उसे दिखता है कि एक आदमी एक ट्रेनी यानी कि एक नए पर्सन को ट्रेन कर रहा है, और जो नया पर्सन है वो लड़ने में और भाला चलाने में ज्यादा अच्छा नहीं है। इस वजह से वो बार बार नीचे गिर जा रहा था। हालांकि वो हार नहीं मान रहा था, लेकिन जब एल अपनी एप्रिशियल स्किल यानी कि वो टैलेंट दिखाने वाली स्किल का इस्तेमाल करता है तो उसे जानने को मिलता है कि ये जो नया ट्रेनी है इसकी स्किल भाला चलाना नहीं है, बल्कि वो तीर कमान चलाने में ज्यादा माहिर है। अगर वो इस चीज को सीखेगा तो जल्दी सीख जाएगा। अब इसके बाद एल उससे बात करने का फैसला करता है। उसके पास आकर वो कहता है कि तुम्हारा नाम माइक है। ये देखकर वो हैरान था, क्योंकि वो अभी नया है और ऐसे में यहाँ के लॉर्ड को उसका नाम पता होना मुश्किल है। ये चीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता। पर अब यहाँ पर एल उससे कहता है कि क्या तुमने कभी बो एंड एरो चलाना सीखा है, मतलब धनुष चलाना? जिस पर माइक कहता है कि नहीं, उसने ऐसा कभी तक नहीं किया। एल उससे कह रहा था कि तुम्हें वो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम उसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगी। इस पर माइक कहता है कि उसके हिसाब से ये चीज गलत है। उसे पीछे रहकर दूसरों पर हमला नहीं करना, उसे बैटल अरीना में आकर फेस टू फेस फाइट करनी है। लेकिन अब बार बार कह रहा था, और साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी सोल्जर जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी रुक कर उससे कहने लगते हैं कि जब लॉर्ड एक बार कह रहे हैं तो तुम एक बार कोशिश तो करो। जिसके बाद माइक हाँ कर देता है। वहाँ लोग उसे कुछ तीर कमान ला कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसने आज से पहले इसे कभी भी नहीं चलाया, लेकिन वो लोग उसे मोटिवेट कर रहे थे। अब वो वहाँ निशाने पर तीर चलाता है और उसका तीर सीधा जाकर वहीं बीच में जाकर लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। हालांकि उन्हें लगा था कि ये लक बाय चांस है। इस वजह से वो फिर से उससे कहता है कि अब माइक यहाँ पर लगातार 2 तीर और चलाता है और सभी लोग निशाने पर जाकर लगते हैं, जिस वजह से वो खुद हैरान था। यहाँ बाकी सभी भी अभी उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि उसका तीर ही चलाना सही है, क्योंकि इससे उन्हें बैटल के दौरान मदद मिलेगी। और माइक को भी ये चीज सही लगती है, क्योंकि इससे वो अपने साथियों की मदद कर पाएगा। और जिस चीज में वो पहले से ही माहिर है, अगर वो उसी की प्रैक्टिस करे तो इससे वो और ज्यादा माहिर हो सकता है।
अब यहाँ पर बाकी सभी एल की भी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने माइक को बिना जाने उसके टैलेंट का पता लगाया। हालांकि वो इस चीज का कारण भी पूछते हैं, जिस पर एल कहता है कि बस उसे ऐसा लगा माइक को देखकर, इसलिए उसने ऐसा कहा। वो यहाँ पर अपने टैलेंट के बारे में उन्हें नहीं बताता क्योंकि अगर वो बताता भी है तो उन्हें यकीन नहीं होता। एल अभी थोड़ा सा दुखी था क्योंकि जब वो आईने में खुद को देखता है और खुद की पावर को खुद के ऊपर ही यूज करता है तो उसे अपनी एबिलिटी नहीं दिख रही थी। अगर उसे ऐसा दिख पाता तो वो खुद को भी उसी चीज में और ज्यादा माहिर बना सकता था जिसमें वो पहले से ही माहिर है और उसका इंटरेस्ट है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी एल डिनर कर रहा था। उसी दौरान वहाँ पर उसके फादर आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि आज उन्होंने भी एल की कई बार तारीफ सुन ली है क्योंकि एल ने माइक का टैलेंट बताया था जो कि थोड़ी सी अननॉर्मल बात थी। तो यहाँ पर एल अभी मन में सोच रहा था कि अभी तक उसे अपने फादर से डर लगता था क्योंकि वो थोड़े से गुस्सैल टाइप के दिखते हैं, लेकिन अब जब उसकी एप्रिसियल स्किल के चेक करने वाली पावर अनलॉक हो चुकी है तो आज वो अपने फादर की स्किल चेक करता है जहाँ पर उसे कई चीज जानने को मिलती है। उसे ये भी जानने को मिलता है कि उसके फादर पहले एक फार्मर हुआ करते थे और उन्होंने मेहनत कर और अपने मार्शल आर्ट के पावर के दम पर खुद को नोबल फैमिली में शामिल कर लिया और इसके बाद वो इस वर्ल्ड के लॉर्ड बन चुके हैं। यहाँ भी उसके फादर उससे कह रहे थे कि आगे चलकर उसे भी इस लैंड का लॉर्ड बनना है और उसने अपनी एक स्किल अनलॉक कर ली है। उनके कहने का मतलब ये था कि लॉर्ड में ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो दूसरे के टैलेंट को समझ सके जिससे कि वो उन्हें उनकी पोजीशन पर रखकर आगे जाकर एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करे जो कि उसकी हेल्प करे। एल के फादर अभी उससे बहुत खुश थे, इस वजह से वो उसे अपना खाना देते हुए कहते हैं कि ये भी खा लो और जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। वैसे अब इस मोमेंट के बाद से एल ने और ज्यादा बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी थी जिससे कि वो जल्दी जल्दी अपने टाउन और अपने एम्पायर के बारे में जान सके। अभी वो पढ़ता है कि उसका एम्पायर खतरे में है। एम्पायर से खतरे से मतलब लैम्बर्ग टाउन नहीं क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा है और लैम्बर्ग टाउन उसका हिस्सा है और ये एल के फादर सिर्फ लैम्बर्ग टाउन के ही लॉर्ड है क्योंकि वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा ही इस एम्पायर में और भी कई सारे टाउन है। एल पढ़ता है कि जो एम्पायर है वहाँ के कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं और वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं। इस चीज में आगे चलकर ये एम्पायर पूरी तरह से तबाह हो सकता है क्योंकि सारे टाउन के जो लॉर्ड एम्पायर उन सभी पर टिका हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे होने वाली अलग अलग एम्पायर की लड़ाई में उनका एम्पायर हार जाएगा। एल सोच रहा था कि हर टाउन में जो सोल्जर्स होते हैं वो लड़ने के लिए जाते हैं और ऐसे में लैम्बर्ग सिटी के जो सभी सोल्जर जाएंगे तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो अपने टाउन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जबकि दूसरे टाउन के सोल्जर और लॉर्ड आलसी हैं और हारने से सिर्फ सोल्जर या लॉर्ड को नहीं बल्कि पूरे टाउन को नुकसान होगा। इस वजह से एल चाहता था कि वो अपने टाउन को बचा सके और वो इसी का तरीका सोचने के लिए और ज्यादा बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिससे कि उसकी नॉलेज बढ़ सके। हालांकि इस दौरान उसे एक आइडिया भी आता है। अभी वो भेस बदलकर वहाँ अपने लैम्बर्ग टाउन में निकल चुका था। वो यहाँ पर इसलिए आया था जिससे कि वो बाकी लोगों के स्किल और स्टेटस को चेक कर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सके जो कि आगे चलकर उसकी हेल्प कर पाए। अभी वो बहुत ही देर तक टाउन में घूमता रहता है और सभी लोगों पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। इस चीज की वजह से अब वो थक चुका था क्योंकि उसने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। अब वो थक कर बैठ जाता है और वो उदास भी था क्योंकि उसे कोई भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि एक शॉप पर एक लेडी एक लड़के को वहाँ से निकाल कर भगा रही थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। बाद में वो लड़का वहीं नीचे जाकर उदास होकर बैठ जाता है। वो सिर्फ खाना मांगने के लिए वहाँ पर गया था। उसे बहुत भूख लग रही थी। इस तरफ एक लेडी और एक छोटा सा बच्चा जा रहे थे। तभी वो बच्चा कहता है कि मदर हमें इसे खाना दे देना चाहिए, लेकिन इस पर वो लेडी साफ मना करते हुए उसे वहाँ से ले जाती है। एल जब उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि ये लड़का मैल्कन है। मैल्कन वो लोग होते हैं जो कि समुद्र के रास्ते से यहाँ आते हैं, वो भी स्लेव बनकर। स्लेव बनकर से मतलब कि कुछ लोग इन लोगों को पकड़कर अपने स्लेव यानी कि नौकर बनाते हैं और लाकर बेच देते हैं। जो लोग ज्यादा काम के नहीं होते उन्हें छोड़ दिया जाता है और वो इस तरह के अलग अलग टाउन में गरीब या भिखारी बनकर घूमते हैं। गरीब या भिखारी बनना उसकी चॉइस नहीं रहती, बल्कि यहाँ के लोग उन्हें अच्छा नहीं मानते। इस वजह से उनका कोई काम नहीं चलता, ना ही उन्हें कोई काम पर रखता है और ना ही अगर वो कुछ काम करे तो उनसे ना कोई सामान खरीदता है। अब वो एल को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और जाकर उस लड़के को एक ब्रेड देखता है। ये ब्रेड देने के पीछे उसका कोई इंटेंशन नहीं थे, उसे बस थोड़ा सा दुख लग रहा था, इस वजह से उसने ब्रेड दी। अभी वो लड़का, वैसे उसका नाम रित्सु है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था और खुशी के मारे वो रोने लगा था। दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं, उन्होंने एल की शक्ल देख ली थी। वो पहचान गए थे ये तो लॉर्ड है। वो ये देखकर कि होने वाले लॉर्ड आखिर मैल्कल को खाना क्यों दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर एल भी जब उसे ब्रेड दे रहा था तभी उसकी स्किल चेक करता है। अब इसके बाद उसे जानने को मिलता है कि ये जो पूरे टाउन में ढूंढ रहा था वो लड़का असल में रित्सु ही है, क्योंकि रित्सु के पास कई सारे टैलेंट थे। वो आगे चलकर बहुत ज्यादा समझदार और पावरफुल और एल के बहुत काम आने वाला है। एल यहाँ पर उसे तुरंत ही कहता है कि क्या वो एल का रिटेनर बनेगा। रिटेनर से मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से सेवक भी होता है, लेकिन
लेकिन एल यहाँ पर मतलब असिस्टेंट टाइप से कह रहा था कि वो एल की काम भी करे, लेकिन एल उसे नौकर की तरह ट्रीट नहीं करेगा। वो लड़का हैरान था, लेकिन उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि एल शायद ऐसा ही मजाक में कह रहा है। इस वजह से उठकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो एल को थैंक यू भी कहता है, लेकिन एल उसका पीछा नहीं छोड़ता। एल उसके पीछे आता है। वो लड़का कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर एल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रिटेनर बनो, मैं यहाँ का लॉर्ड का बेटा हूँ। अब इस पर रित्सु कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता क्योंकि मैं एक मेल्कन हूँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, और अगर मैं सच में तुम्हारी रिटेनर बना तो इससे लोग तुम पर ही गुस्सा करेंगे। लेकिन इसके बाद एल उसे वो निशान दिखाता है जो कि नोबल फैमिली को बिलोंग करता है। वो बताता है कि उसे कोई कुछ नहीं कह सकता और बाकियों को वो संभाल लेगा जो कि उसे कुछ कह सकते हैं। वो बार बार कह रहा था कि तुम में वो स्किल है जो कि मेरे काम आ सकती है, इस वजह से मैं तुम्हें चुन रहा हूँ अपने रिटेनर के तौर पर। वो लड़का कहता है कि हम अभी अभी मिल रहे हैं, फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे अंदर कोई स्किल भी है। एल कहता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, वो स्किल मैं ढूंढ कर निकालूंगा। लेकिन अभी रित्सु को उस पर भरोसा नहीं था, इस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त अचानक से उसके पेट में आवाज आती है क्योंकि उस ब्रेड के टुकड़े से उसका पेट नहीं भरा था। एल तुरंत ही इस चीज का फायदा उठाते हुए कहता है कि मेरे घर पर तुम्हें ढेर सारा खाना मिल सकता है, अगर तुम चाहो तो चलो, हमारा शेफ तुम्हें नई नई तरह की डिश बनाकर खिलाएगा। अभी यहाँ पर रित्सु से रहा नहीं जाता, वो बात मान लेता है। अगले सीन में वो लोग वहाँ एल के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर एल और रित्सु को दोनों को ही खाना दिया जाता है। लेकिन रित्सु एक मेल्कन है, इस वजह से उसे बहुत ही कम खाना दिया जाता है कि तुम खाना खाकर यहाँ से चले जाना। एल को ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन उनकी भी गलती नहीं थी क्योंकि मेल्कन को इस तरह से ट्रीट किया जाता रहा है, इस वजह से वो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एल उनसे तो कुछ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर वो रित्सु के पास आकर बैठ जाता है और फिर अपना खाना भी रित्सु को दे देता है, जो देखते हुए मेट्स और उस शेफ को और खाना लाकर रित्सु को देना पड़ता है। वैसे अब एल वहीं पर पास में बैठकर उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम कहाँ से हो, जिस पर रित्सु बताता है कि वो समुद्र के पास से आया, जहाँ से बाकी मेल्कन्स आते हैं। लेकिन उसका जो ग्रुप था वो ग्रुप को मिशनरीज में शामिल किया था। ये लोग आसपास ट्रैवल करते हैं और ट्रेड करते हैं, लेकिन किसी कारण के चलते रित्सु उनसे अलग हो गया। एल कहता है कि तुमने फिर से ज्वाइन करने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर रित्सु बताता है कि उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होता है, मेल्कन हूँ और ऐसे में मुझे ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन करवाया नहीं जा सकता जब तक मेरे नाम के पीछे किसी बड़ी फैमिली का नाम ना लगे। और एल बात समझ रहा था। तभी वहाँ पर वो शेफ आकर रित्सु से कहता है कि उसे अब चले जाना चाहिए, लेकिन एल कहता है कि नहीं, रित्सु अब कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा क्योंकि अब से वो उसका रिटेनर है। ये सुनकर शेफ हैरान था। वो कहता है कि लॉर्ड कभी भी इस चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे, पर एल कहता है कि उन्हें मैं समझा लूंगा। अगले सीन में रित्सु और एल दोनों ही वहाँ एल के फादर के सामने थे। एल के फादर कह रहे थे कि वो किसी भी कीमत पर एक मेल्कन को एल का रिटेनर नहीं बना सकते। एल कहता है कि अगर उन्होंने रित्सु को निकाल दिया तो वो एक टैलेंट को खो देंगे, लेकिन एल के फादर का मानना है कि मेल्कन कभी भी टैलेंटेड नहीं हो सकते। पर अब उनसे कहता है कि अगर आप यही मानते हो तो एक बार इसका टेस्ट ले लीजिए, अगर ये टेस्ट में पास होता है तो फिर आप इसे मेरा रिटेनर बना देना, नहीं तो ये चला जाएगा। एल के फादर पहले मना कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि एल ने माइक के टैलेंट का भी पता लगाया था, इसी वजह से वो रित्सु को भी एक चांस दे देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी और रित्सु की एक स्वॉर्ड फाइट होगी, अगर स्वॉर्ड फाइट में रित्सु जीतता है तो इसके बाद वो उससे अपने यहाँ पर सोल्जर के रूप में अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन एल इस चीज पर आवाज उठाता है क्योंकि उसके फादर स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस भी हैं, इसलिए रित्सु उन्हें नहीं हरा सकता। पर एल के फादर कहते हैं कि तुमने ही तो कहा अभी अभी कि रित्सु बहुत टैलेंटेड है, इसलिए अगर वो चाहता है कि मैं उसे सोल्जर में शामिल कर लूं तो उसके लिए उसे मेरे टेस्ट को पास करना होगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। एल उन्हें समझाते हुए उनके पीछे जा रहा था। ये चीज देखकर रित्सु एल से पूछता है कि आखिर वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है उसे शामिल करने के लिए। तो इस पर एल रुक कर कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहते, सच बताना, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन रित्सु इस पर कहने लगता है कि नहीं, ये तो उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छा दिन है, वो तो बस कंफ्यूज है कि आखिर एल ऐसा क्यों कर रहा है। एल कहता है कि वो आने वाले समय में इस टाउन का लॉर्ड बनने वाला है और वो अकेले इस जगह को नहीं संभाल सकता, इसलिए उसे कुछ काबिल लोगों की जरूरत है। वो कहता है कि सबसे पहले अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग सीधा ट्रेनिंग एरिया में आ चुके थे, जहाँ पर आने के बाद एल के फादर पहले एक सेकंड क्लॉक मंगवाते हैं जिससे वो टाइम मेजर कर सके और इसके बाद वो रित्सु से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट का टाइम है, अगर इतने में ही तुमने एक भी अटैक मेरे ऊपर कर दिया तो मैं तुम्हें पास मानूंगा और सोल्जर में शामिल कर लूंगा। वैसे बाकी जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पर रित्सु को देखकर हैरान थे क्योंकि वो समझ गए थे कि रित्सु एक मेल्कन है। अब फाइट शुरू होती है जिस दौरान हम देखते हैं कि रित्सु पूरी कोशिश कर रहा था एल के फादर को हिट करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। पर बाकी सब ये देखकर शॉक थे कि रित्सु उनके लॉर्ड के सामने तलवार इतनी अच्छी चला पा रहा है, जबकि उनके पूरे टाउन में सबसे ज्यादा महान तलवारबाज उनके लॉर्ड ही हैं। अब यहाँ पर लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रित्सु को वहाँ से नीचे गिरा देते हैं। रित्सु की उठने की हालत
नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी एल के फादर को नहीं हरा सकता। लेकिन फिर उसे एल की आवाज आती है और उसे याद आता है कि एल ने उससे कहा था कि उसे उसकी जरूरत है। इस वजह से अब रित्सु भी फिर से खड़ा होता है और अपनी पूरी पावर से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो खिड़की की साइड पर जंप कर रहा था, जिस वजह से उसे सनलाइट का एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन सही मौके पर यहाँ पर एल के फादर ने भी उसके अटैक को रोक लिया था, पर वो कहता है कि ये लड़ाई अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। जब रित्सु पीछे मुड़कर देखता है तो सैंड क्लॉक में अभी भी कुछ रेत बची हुई थी। उसे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी एल के फादर बताते हैं कि तुम मेरे टेस्ट को पास कर चुके हो। यहाँ पर एल के फादर के बाल पर उसकी तलवार हल्की सी टच हो गई थी। हालांकि अब जो भी हुआ, यहाँ पर रित्सु को सोल्जर बना दिया जाता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश था और साथ ही एल भी। वैसे एल के फादर एल से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये पावर है कि तुम दूसरे के टैलेंट को पहचान सकते हो। ये पावर तुम्हें आगे चलकर बहुत काम आएगी। अगले सीन में रित्सु को दूसरे कपड़े दिए जाते हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी लाइफ अब पहले से पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए वो एल के पास आकर उससे कहता है कि वो जरूरत आने पर एल के लिए अपनी जान भी दे देगा। अब इसके बाद यहाँ से कुछ मंथ बाद का सीन आता है। हम देखते हैं कि यहाँ रित्सु सभी सोल्जर के साथ और सभी लोगों के साथ घुल मिल गया था। वो सभी सोल्जर रित्सु के साथ मिलकर ट्रेनिंग किया करते थे, क्योंकि वो रित्सु से बहुत ज्यादा कुछ सीख पा रहे थे और साथ ही रित्सु बुक्स भी पढ़ रहा था, जिससे कि उसकी नॉलेज और बढ़ सके और उसे उन सभी सोल्जर में सबसे इंटेलिजेंट माना जाने लगा। साथ ही तलवारबाजी में भी अब पहले से वो बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। वैसे अब हम देखते हैं कि यहाँ रित्सु अभी एल के पास आया हुआ था, क्योंकि रित्सु को भी नेशन के बारे में जानना है और एल को भी अच्छी खासी नॉलेज है। इस वजह से वो साथ में मिलकर कई बार बुक पढ़ते हैं। तो अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी टिपिकल टाइप की होती है, मगर हम इजी तरीके से समझाते हैं। असल में इनकी किंगडम 200 साल पहले क्रिएट किया गया था। पहले इनके किंगडम के 7 टुकड़े थे, जिसके बाद एक टुकड़े के किंग ने बाकियों पर राज करने का सोचा और हमला कर दिया। एक एक करके उन्होंने सारे सोल्जर को अपना बना लिया था, जिसके बाद ये बड़ा किंगडम बना। लेकिन अब 200 साल बाद हालात थोड़े से अलग हैं, क्योंकि अभी का जो नया किंग बना है उनकी एज बहुत कम है। ऐसा समझ लो कि वो बच्चा ही है। इसका मतलब वो इस किंगडम को नहीं संभाल सकता और बाकी इस किंगडम के जो छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं, जिससे कि अलग अलग राजा उन किंगडम को संभाल सके, वो ये नहीं चाहते कि उन पर एक बच्चा राज करे। इस वजह से वो सभी प्लान कर रहे हैं कि उस बच्चे को रास्ते से कैसे हटाएं और इस किंगडम को हथियाएंगे। उनमें से एक आदमी जिसका साथ एल के फादर देने वाले, उस आदमी का भी एक और भाई है, जो कि उस आदमी से भी ज्यादा कैपेबल है। आप इतना समझ लीजिए कि आगे चलकर एक लड़ाई होने वाली है, जिसके लिए एल को तैयारी करनी है, क्योंकि अगर उसके साथ लड़ाई में गए तो हालत ऐसा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे कई सारे साथी मारे जाएंगे। इसी वजह से एल ने रित्सु को चुना, जिससे वो अपनी टीम को बढ़ा सके। अब वो एक और ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए निकल रहा है, जो कि आगे चलकर उन्हें हेल्प करे। अब वो दोनों ही वहाँ से निकल पड़े थे। साथ में ही एक ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए बाहर आने के बाद एल अपने फादर को देखता है, जो कि अभी तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जल्दी वॉर स्टार्ट होगी। यहाँ पर एल आकर बताता है कि वो किसी ऐसे को ढूंढने जा रहा है, जो कि उसे और भी कई चीजें सिखा सके या फिर उसकी टीम को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो यहाँ पर उसके फादर सजेस्ट करते हैं कि उसे एक मैजिशियन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप के लिए मैजिशियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि अभी के टाइम में उनके वर्ल्ड में मैजिशियन इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। फेमस से मतलब उन्हें ज्यादा यूज नहीं किया जाता था। लेकिन रित्सु भी कहता है कि हाँ, मैजिशियन शायद आने वाले वॉर में बहुत बड़ी अमाउंट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि मैजिशियन के होने से आर्मी और ज्यादा पावरफुल बन सकती है। वैसे हमें एल का भी सीन दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तब एल के फादर ने उससे कहा था कि उसे मैजिक यूज कर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को मैजिक मिलता है और कुछ को नहीं। तो वो देखना चाहते थे कि एल के पास मैजिक है कि नहीं। हालांकि जब एल अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो वो यहाँ पर फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि क्रिएट नहीं होती, जिस वजह से उसके फादर को लगता है कि उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। इस वजह से उन्होंने उसके बाद से एल को ऐसा करने से मना कर दिया और एल ने भी ये बात मान ली थी कि उसके पास मैजिक पावर नहीं है। अब एल अपने फादर की बात भी समझ चुका था। वो चाहते हैं कि एक मैजिशियन उनके ग्रुप में ज्वाइन हो और एल को भी अब ये सही लग रहा था, जिस वजह से वो प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छे मैजिशियन को ढूंढ कर लाएगा। अब इसके बाद रित्सु और दोनों घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल चुके थे। रास्ते में रित्सु कह रहा था कि अगर हमने एक अच्छा मैजिशियन ढूंढ लिया तो इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एल को भी पूरा भरोसा था कि वो अपनी स्किल की मदद से एक मैजिशियन ढूंढ ही लेगा। अगले सीन में वो अपने पास की सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद एल देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। रित्सु इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर टोटल 50,000 लोग रहते हैं, जो सुनकर एल हैरान था, क्योंकि उसकी सिटी में सिर्फ 10,000 लोग रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर उसकी सिटी में 5 गुना ज्यादा लोग रह रहे हैं। साथ ही अभी यहाँ सामने चीफ यानी कि लॉर्ड के घर को भी देखता है, वो भी बहुत बड़ा था। अभी जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एल नोटिस करता है कि यहाँ के सभी लोग बहुत अमीर है, मतलब कि उसके टाउन से भी ज्यादा अमीर। इस वजह से वो हैरान था। वो कह रहा था कि एक दिन लैम्बर्ग सिटी इस तरह की
होगी। हालांकि इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की स्किल चेक करने का शुरुआत करता है, लेकिन बहुत देर के बाद भी कोई काम का पर्सन नहीं मिलता, जिस वजह से वो थक कर एक टाउन के पास बैठ गए थे। ऐसा नहीं है कि एल कोई भी मैजिक वाला पर्सन नहीं मिला, उसे मैजिकल लोग मिले थे, लेकिन उनके पावर नंबर बहुत कम थे। पावर नंबर से मतलब उनके अंदर पोटेंशियल थोड़ा नहीं था। वो लोग अभी तक ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए हैं। इसका मतलब आगे भी चलकर ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा सीखने की इच्छा नहीं थी। पर ये लोग हार नहीं मानते। रित्सु उस सिटी का मैप निकालता है और वो अलग अलग रास्ते पर एल को लेके जाने लगता है, जिससे कि वो बाकी लोगों को भी देख सके। तभी अचानक से रास्ते में एल रुक गया था। वो एक सड़क के क्वार्टर में देख रहा था, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो बहुत गरीब थे। एल उन्हें देखकर हैरान था, क्योंकि जब से वो वहाँ पर आया है उसने सिर्फ अमीर को ही देखा था। रित्सु बताता है कि जिस सिटी में अमीर लोग हैं वहाँ पर गरीब लोग भी होंगे। वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले मैं भी इनमें से था, लेकिन सच तो यही है। एल कहता है कि उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसी सिटी बनाना चाहता है जहाँ पर कोई गरीब ना हो, सभी जितना मर्जी चाहे उतना खा सके और खुशी से रह सके। इस पर रित्सु थोड़ा सा हैरान था। तभी हम एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अभी इन्हीं की बात सुन रहा था, लेकिन फिर वो वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि एल या फिर रित्सु को पता ना चल सके कि कोई उन पर नजर रख रखा है। अब इसके बाद एल और रित्सु वहाँ से उस सिटी के सबसे बड़े मार्केट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर खाने की कई सारी दुकानें थी। एल इस जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक शॉप दिखती है जहाँ पर बहुत बड़े साइज के एग रखे हुए थे। वहाँ पर जो शॉप ओनर था वो एल को बताता है कि ये ड्रैगन एग है और इनके अंदर से जल्दी ड्रैगन्स निकलेंगे, जिन्हें वो लोग चाहे तो पाल भी सकते हैं। ये सुनकर एल हैरान था। वो सोचता है कि सच में वो एक ड्रैगन को पाल सकता है। इसी वजह से अब वो यहाँ पर 3 एग खरीदने का डिसाइड करता है, लेकिन उसी समय रित्सु अपनी वो छोटी सी तलवार निकालते हुए यहाँ पर उस शॉपकीपर के सामने करता है और कहता है कि तुम लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो। रित्सु ने कुछ बॉक्स में पढ़ा था कि ड्रैगन एग्स होते हैं, लेकिन वो इस रीजन में नहीं पाए जाते। वैसे भी वो इन एग से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। साथ ही रित्सु बताता है कि ये बस मामूली लिजर्ड एग है, जो कि बड़े साइज के हैं। रित्सु कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो एग यहाँ पर आ ही नहीं सकते, लेकिन कारण ये है कि इनका जो सिटी है वो दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। इसका मतलब वहाँ से एग यहाँ पर लाना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। अब वो आदमी अभी मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, ये ड्रैगन एग ही है, जिस पर रित्सु को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे खासकर गुस्सा इस बात पर आ रहा था क्योंकि इस शॉपकीपर ने एल को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वो तुरंत अपने चाकू को उसकी गर्दन के पास लेकर आता है और कहता है कि उसने अगर एल से माफी नहीं मांगी तो वो उसे मार देगा। लेकिन अभी वो शॉपकीपर हाँ नहीं कर पा रहा था और ना ही माफी मांग रहा था। पर तभी एल रित्सु को रोक देता है और कहता है कि इसे माफ कर दो, अब वो ये एग नहीं खरीदने वाला। वैसे अब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो एल रित्सु को थैंक यू कह रहा था, पर वो ये भी सोच रहा था कि उसे भी थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, जिससे कि कोई दुकान वाला उसे बेवकूफ ना बनाए और रित्सु किसी की जान ना ले। अब इसके बाद एल को भूख लगी थी, इस वजह से वो खाना लेकर बैठकर खाने लगते हैं। तभी उसके सामने उसे एक कैंडी शॉप दिखती है। जब वो वहाँ आगे बढ़ रहा था तभी वहाँ उसके पास एक आदमी आकर टकराता है और चला जाता है। एल ने नोटिस नहीं किया था कि वो आदमी उसका पर्स ले गया। अब जब ये चीज एल नोटिस करता है वो तुरंत ही रित्सु को इस बारे में बताता है। रित्सु बताता है चिंता मत करो, हम उस पर्स को ढूंढ लेंगे। और इसके बाद रित्सु ने एल को अपने कंधे पर उठा लिया था और उसी चारों के पीछे भागने लगा था। भागते हुए हमें जानने को मिलता है कि वो चारों असल में वही हैं जो कि एल पर छुपकर नजर रख रखे थे। अब अचानक से उन चोर का वो कपड़ा उड़ जाता है, जिस वजह से हमें जानने को मिलता है कि वो असल में एक लड़की है। अभी वो एक दूसरे रास्ते से भाग रही थी, जिससे कि वो एल और रित्सु को पीछे छोड़ सके, लेकिन रित्सु ने उस रास्ते पर जाते हुए देख लिया था, जिस वजह से वो भी वहाँ आ जाता है। हम देखते हैं कि अभी तीनों गुंडों ने उस लड़की को घेर दिया था। वो उसे पीट रहे थे क्योंकि वो एक चोर है, लेकिन वो तीनों गुंडे भी चोर हैं। अभी वो उस लड़की को पीट रहे थे, जो चीज एल को पसंद नहीं आती। एल उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इस पर उन गुंडे के उस लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ एल पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही रित्सु सामने आता है और उस लीडर को पीटते हुए रोक देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उस लीडर को भी वो दोनों साथी भी रित्सु पर हमला करने लगे थे, लेकिन रित्सु उन्हें भी हरा देता है, जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अभी उस लड़की को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, इस चीज के लिए एल अभी अपनी स्किल से उसे चेक कर रहा था। तभी उसे जानने को मिलता है इस लड़की के पास तो एस टियर की मैजिक पावर, मतलब ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बन सकती है। हालांकि एल को ये भी पता चलता है कि मैजिक में अच्छा होने के कारण इसकी बाकी सभी कॉम्बैट स्किल बहुत खराब है, लेकिन एल को तो सिर्फ एक मैजिशियन चाहिए था। वैसे इस लड़की का नाम चार्लोट है। अब एल उसके पास आता है। वैसे यहाँ पर रित्सु भी आगे आ गया था। वो उस चार्लोट को हाथ देता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो उन्हें मदद के लिए थैंक यू भी कह रही थी। पर तभी एल वहाँ पर आकर उससे कहता है कि क्या वो उसके लिए उसकी मैजिशियन बन सकती है, जो सुनकर रित्सु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से चार्लोट सिर्फ एक मामूली चोर है। चार्लोट बताते है कि उसे बिल्कुल भी मैजिक पावर के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन एल को उसका पोटेंशियल
दिख रहा था, जिस वजह से एल कहता है कि वो आगे चलकर ये चीज सीख जाएगी, उसे उस पर भरोसा है। और चार्लोट तुरंत ही मना कर देती है। एल कहता है कि वो जानता है कि वो ये सब चोरी का काम इसलिए कर रही है क्योंकि अभी उसका टाइम बहुत बुरा चल रहा है और उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन अगर वो एल के साथ देती है तो इसके बाद उसका टाइम बदल जाएगा। लेकिन चार्लोट को एल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि एल एक नोबल फैमिली से है। लेकिन एल उससे बताता है कि वो बाकी नोबल की तरह नहीं है, उसकी सोच अलग है और वो एक ऐसा टाउन क्रिएट करना चाहता है जहाँ पर सभी लोग खुश रहें और कोई भी गरीब न हो। लेकिन यहाँ पर चार्लोट को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कहती है कि वो बस जानती है कि एल सिर्फ अपने फायदे के लिए ज्वाइन करवाना चाहता है, जिससे कि आगे चलकर वो उसकी लग्जरियस लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। एल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में चार्लोट ने मना कर दिया था, जिस वजह से एल फैसला करता है कि अब वो उसे और नहीं मनाएगा। हालांकि अब वो लोग अपना वो पर्स वापस मांगते हैं। चार्लोट भी वो पर्स वापस दे देती है क्योंकि इन लोगों ने उनकी जान बचाई थी और वैसे भी वो पर्स उन्हीं का है। एल कहता है आखिर वो लोग कौन थे जो कि तुम्हें पीट रहे थे, जिस पर चार्लोट बताती है कि वो उन लोगों की आदमी है जिन लोगों ने चार्लोट को स्लेव बनाकर यहाँ पर लाए थे। एल कहता है कि फिर तो वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें इस टाउन को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर इस पर चार्लोट स्टाइल मारते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाली। एल और रित्सु को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चार्लोट ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन अब इतने में ही वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। ये सभी ऑर्फन के थे, मतलब अनाथ थे, और एल को जानने को मिलता है कि चार्लोट सिर्फ उन्हीं की वजह से इस टाउन को छोड़कर नहीं जा रही, वरना फिर उन लोगों को खाना कौन देगा। ये देखते हुए एल अपना वो पर्स वापस से चार्लोट को दे देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि उस टाउन में उन्होंने जो घर लिया था रहने के लिए, वहाँ बाहर एक टेबल रखी हुई थी और एल तब से वहाँ पर ही बैठा हुआ था। रात हो गई थी, इस वजह से रित्सु उसके पास आता है और कहता है उसे अंदर चलना चाहिए, उसे चार्लोट के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन एल कहता है कि चार्लोट उनके साथ है और उससे चार्लोट के लिए बुरा भी लग रहा है। लेकिन इस पर रित्सु बताता है कि ये उसका सोचना भी गलत नहीं है क्योंकि एक टाइम पर रित्सु भी सभी नोबल के बारे में यही सोचता था। अभी तब वहाँ पर वो छोटे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं जिन्हें उसने चार्लोट के साथ देखा था। वो अभी यहाँ पर बताते हैं कि चार्लोट को कुछ लोग अपने साथ उठा कर ले गए हैं। वो लोग शायद वही गुंडे थे जिन्हें हमने चार्लोट के साथ देखा था उसे पीटते हुए। बाद हमें चार्लोट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अभी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी और एक सुनसान गली में बैठी हुई थी जहाँ वो इस बारे में सोच रही थी कि पिछली बार वो कब हुई थी। तभी वो एक बग्गी को देखती है जिसमें एक छोटी बच्ची अपनी मदर के साथ जा रही थी। उसे देखते हुए चार्लोट को याद आता है कि पहली बार वो तब रोई थी जब उसे पता चला था कि इस दुनिया में उसके पेरेंट्स नहीं है। हालांकि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी लाइफ फिर से भी ठीक हुई थी क्योंकि लोग उसे खाना देते थे। लेकिन जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक अनाथ थी, जिस वजह से कोई उस पर ध्यान नहीं देता और उसे खुद से दूर कर देते थे। चार्लोट इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी थी और हमेशा यही सोचती रहती थी कि आखिर उसका इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ। अब वैसे हमें करंट टाइम में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि चार्लोट को अभी वो चोर उठाकर लेकर आए थे जो कि उस टाइम चार्लोट से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर वो एक ट्रेडर के पास लेकर आते हैं और वो उसे पीट रहे थे, ये कहते हुए कि वो कहाँ छुपी हुई थी क्योंकि उन्हें उसे ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई। हालांकि वो नोटिस करते हैं कि वो चार्लोट को कितना भी क्यों ना पीटे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। इस वजह से उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी वो ट्रेडर कहता है कि तुम्हें इसे पीटो, लेकिन इसके फेस पर बिल्कुल भी मत मारना क्योंकि इससे हमने इसका बायर ऑलरेडी मिल चुका है और अगर इसे चोट लगे तो इससे उल्टा हम ही फंसेंगे। वैसे अब तभी वो चोर नोटिस करते हैं कि चार्लोट के पास कुछ पैसे हैं। वो उससे उन पैसे को छीन लेते हैं। उन पैसे को लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो चोर उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि वो तीनों भी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। शायद तुम इन पैसों को ऑर्फनेज के बच्चों के लिए लेना चाहती हो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से किसी तरह से निकल भी जाती हो तो तुम्हें फिर से इसी तरह की जिंदगी जीनी होगी जिस तरह की तुम अभी पहले से जी रही हो, उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमारे ही काम आ जाओ। तुम्हें तो सिर्फ उन पेरेंट्स को कोसना चाहिए जिन्हें तुम्हें अकेले छोड़ दिया। अब जब वो ऐसा कह रहे थे तो चार्लोट को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि माइक वहाँ पर आता है और उन सभी चोर पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने बहुत ही आसानी से उन सभी को एक ही बार में हरा दिया था। अभी एल भी उसके साथ। उसे यहाँ पर देखकर चार्लोट हैरान थी और एल से कह रही थी कि आखिर वो लोग यहाँ पर उसे बचाने के लिए क्यों आए हैं। लेकिन तभी वो ट्रेडर वहाँ से आगे आता है और एल भी उस ट्रेडर का नाम जानता था और वो ट्रेडर भी एल के कपड़े देखकर ये चीज समझ चुका था कि एल नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। हालांकि वो तुरंत ही साफ कह देता है कि चार्लोट तुम्हें फ्री में नहीं मिल सकती और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नोबल सीक्रेटली इन सभी स्लेव को खरीदते हो दूसरे लोग के जरिए जिससे कि तुम्हारा नाम बदनाम ना हो, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट फ्री में नहीं दूंगा। अभी उस ट्रेडर को लग रहा था कि एल एक नोबल है, इसलिए वो उसकी बात को समझ रहा होगा और उसे सच में चार्लोट से वैसे कुछ काम होगा जिसके लिए वो उसे बाय करना पसंद करे। पर एल को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तुरंत ही यहाँ पर चार्लोट उसे रोकती है क्योंकि वो जानती थी कि एल और माइक दोनों ही मिलकर इतने सारे चोरों के सामने कुछ
कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एल पीछे मुड़ता है और कार्लोट की आंखों में देखता है। उसे पहले भी उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी, जो चीज वो पहले नहीं समझा था। लेकिन जब वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके स्टेटस को चेक कर रहा था तो उसे जानने को मिलता है कि माइक का एम्बिशन लेवल बिल्कुल 1 पर है। इस स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसने अपने एम्बिशन को खो दिया है। इसका मतलब उसे अपनी फ्यूचर का बिल्कुल भी यकीन नहीं और उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। एल इस चीज से थोड़ा सा दुखी था, लेकिन वो ट्रेडर ये सुनते हुए हंसने लगता है और कहता है कि ये लड़की एक स्लेव है और स्लेव का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। इस चीज से एल को और ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि तुम समझदार दिखते हो और समझदार और बड़े लोग हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुमने सिर्फ कार्लोट के सपनों को तोड़ा नहीं बल्कि अब तुम उस पर हंस भी रहे हो। यहाँ पर एल का गुस्सा एक पॉइंट पर आ चुका था, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम वो पर्सन नहीं हो जो कि डिसाइड करे कि कार्लोट फ्यूचर में क्या करेगी। ये उसके खुद डिसीजन से होगा कि वो क्या करना चाहती है। यहाँ पर कार्लोट भी एल की बातों को सुनते हुए सोच रहे थे कि उसने जब रोना बंद किया था तो उसका कारण ये था कि वो समझ गई थी कि रोने से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हालांकि इस चीज के साथ उसने अपने एम्बिशन को भी खो दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद जब इंसान का जन्म होता है तभी उसकी डेस्टिनी डिसाइड कर ली जाती है। इसलिए उसने सब कुछ अपनी डेस्टिनी पर छोड़ दिया और खुद कुछ नहीं सोचा। उसने खुद को इतना सख्त बना लिया जिससे कि कोई भी उसका कोई फायदा न उठाए। उसके लिए आंसू कमजोरी थे और कमजोरी मौत। इसलिए उसने भले ही अपने फ्यूचर का नहीं सोचा, लेकिन प्रेजेंट में जीते हुए उसने सर्वाइव करने के बारे में जरूर सोचा। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहे और किसी तरह से उसने बचपन से लेकर अभी तक सर्वाइव किया। लेकिन इस सब बातों को याद करते हुए आज वो बहुत समय के बाद रो रही है। हालांकि यहाँ पर उस ट्रेडर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बाकी चोरों से कहता है कि हमें और उनकी बकवास नहीं सुननी चाहिए, इन्हें यहाँ से निकाल दो क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है। वो सभी चोर वहाँ से जा रहे थे और कार्लोट एल से कह रही थी कि वो माइक को लेकर यहाँ से चला जाए क्योंकि वो अकेले इनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन एल माइक से कहता है कि हमें भी इन्हें सबक सिखाना होगा जिससे कि फ्यूचर में ये सभी किसी को ऐसी कोई गड़बड़ ना कर सके। माइक तुरंत ही पहले आगे आता है और चोरों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो चोर नीचे गिर गए थे। माइक कहता है कि उन्होंने उसके मास्टर को गुस्सा दिलाया, इसलिए अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो आगे बढ़कर फिर से हमला कर रहा था। हालांकि वो चोर सोच रहे थे कि गिनती में ज्यादा हैं, इसलिए वो माइक को आसानी से हरा देंगे, लेकिन उनका ये मानना गलत था क्योंकि माइक उन सभी को हराते जा रहा था। उनमें से कुछ चोर को मैजिक भी आता था, वो मैजिक का यूज करते हुए, लेकिन मैजिक का भी कोई भी माइक के ऊपर असर नहीं होता और वो उसे रोक भी देता है। यहाँ पर कुछ ही देर में माइक ने सभी चोरों को हरा दिया था। वो ट्रेडर भी ये देखकर हैरान था और माइक को मॉन्स्टर कहकर बुला रहा था। तभी अब वो ट्रेडर अपने सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड टाइप के आदमी को बुलाता है, जो कि सच में दिखने में बहुत खतरनाक था और कार्लोट उसे देखकर डर गई थी। लेकिन एल जब उस बॉडीगार्ड टाइप आदमी से स्टेटस चेक करता है तो एल को कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती है जिसके बाद वो कार्लोट से कह रहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इससे उस बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है और वो एल से कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी माइक उस गार्ड से कहता है कि उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी और मुझसे फाइट करने के बाद तुम जिंदा बचोगे कि नहीं। इससे उस बॉडीगार्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन माइक उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब यहाँ पर वो ट्रेडर ये सब देखकर हैरान था और अपने बारे में बताने लगता है कि वो ट्रेडर के ग्रुप में बहुत बड़ी पोजीशन पर है, बाकी ट्रेडर्स में उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन एल ये सब बात ऑलरेडी जानता था। एल कहता है कि देखो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुम्हें पैसे दे देंगे और कार्लोट को खरीदेंगे। ये सुनकर कार्लोट हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो ट्रेडर कहता है कि नहीं, मैं कार्लोट को तुम्हें नहीं बेचना चाहता, मेरे पास उसके लिए दूसरा बायर है। जब माइक आगे आता है और कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर हम चाहें तो कार्लोट को यहाँ से ऐसे ही ले जा सकते हैं, जिससे तुम्हें डबल नुकसान होगा और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी कम होगी और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी बायर है वो भी चला जाएगा। वैसे अब तभी यहाँ पर एल थोड़े ज्यादा पैसे देने का ऑफर देता है, जिसके बाद में उस ट्रेडर ने कार्लोट को बेच दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल और कार्लोट और माइक वहाँ से जाते हैं और एल कार्लोट से कहता है कि अब वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, लेकिन कार्लोट कहते हैं कि वो उसे किस जगह पर ले जाना चाहते हैं। इसके बाद अब वो माउंटेन की तरफ चले गए थे। हालांकि एल को माउंटेन पर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से वो उस पर गुस्सा कर रहा था। हालांकि उस जगह पर पहुंचने के बाद एल का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ से पूरे टाउन को देखा जा सकता था। वो टाउन बहुत बड़ा था। कार्लोट बताते कि उसने बचपन से ही अभी तक बहुत कुछ झेला है, लेकिन जब भी वो यहाँ पर आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है। इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम देखा जाए तो सच में वो काफी ज्यादा छोटी है बाकियों के मुकाबले। एल कहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लाई हो? कार्लोट एल को याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो एक ऐसा टाउन बनाना चाहता है जहाँ पर हर कोई बराबर तरीके से रहेगा, कोई छोटा या बड़ा कोई नहीं होगा। तो उस बात पर एल के कहने का क्या मतलब था और वो ऐसा क्यों करना चाहता था? एल कहता है कि ऐसा इसलिए करना चाहता है कि उसे बच्चे बहुत पसंद है। कार्लाइट कहती है कि ये कोई रीजन नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद एक बच्चा है, लेकिन एल
का जो माइंड है वो असल में एक बड़े ह्यूमन का है, क्योंकि उसकी बॉडी में वो हमेशा काम करता रहता है, इसी वजह से वो हमेशा थका रहता है। लेकिन जब भी वो कहीं पर ट्रैवल करता है और कोई भी बच्चा उसे देखकर स्माइल करता है तो इससे अपने काम के लॉर्ड को भूल जाता है। हर बच्चे की स्माइल में एक होप होती है, उसका फ्यूचर अच्छा होगा, और बचपन में हर बच्चा एक होप लगाए बैठा रहता है कि वो एक बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। एल सिंपल बस यही कहता है कि वो बस इसी होप को जिंदा रखना चाहता है जिस तरह से कार्लोट ने अपनी होप को खो दी। वो नहीं सोचती कि कोई भी और बच्चा अपनी होप खो पाए, इसलिए वो ऐसा टाउन बनाएगा जिससे कि हर बच्चा अपनी होप को पूरा कर सके और कुछ बड़ा कर सके। वैसे अब उसे नोटिस होता है कि वो ज्यादा ही कुछ बोल गया, इसलिए वो माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कार्लोट को लेक्चर दे रहा था। पर कार्लोट कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, उसने फैसला किया है कि अब वो एल का साथ देगी और उसके लिए एक ऐसा टाउन बनाएगी। एल कहता है कि लेकिन उस ऑर्फनेज के बच्चों का क्या होगा, जिस पर कार्लोट कहती है कि वो उन्हीं के लिए ये सब कर रही है क्योंकि एल ने जैसा फ्यूचर बताया वो उन बच्चों के लिए भी वैसा फ्यूचर चाहती है। अब तभी यहाँ पर माइक एक लॉकेट निकालता है और कहता है कि ये खास लॉकेट है जो कि मैजिक पावर को मैनेज करता है, और वो बताता है कि इसकी मैजिक पावर कितनी है। वो एक कार्लोट को देता है और कहता है कि तुम इसे पहनकर अपने मैजिक का यूज करो। लेकिन कार्लोट बताते है कि उसने आज तक कभी भी मैजिक का यूज नहीं किया है और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पास मैजिक भी है। साथ ही वो किसी भी स्पेल को नहीं जानती, उसे कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो एल उसे थोड़ी बहुत नॉलेज देता है और इसके बाद कहता है कि एल ने बहुत मुश्किल से कार्लोट को ढूंढा है, इसके पास एस रैंक की मैजिक एबिलिटी है। अब कार्लोट मान जाती है और जैसे ही एल बताता है वैसा करती है। उसने यहाँ पर फायर इनकंटेशन स्पेल का इस्तेमाल किया था जिससे वहाँ पर एक फायर बॉल क्रिएट होती है जो कि इतनी बड़ी थी कि उसे पूरे टाउन में कहीं से भी दिख जा सकती। और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने नोटिस भी कर लिया था और वो सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर इस स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद कार्लोट के अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था और वो बहुत मोटिवेट लग रही थी। एल कहता है कि वो उसका साथ फ्री में नहीं देगी बल्कि वो उसे पैसे भी देगा और साथ ही साथ रहने और खाने की जगह भी। कार्लोट कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे वो ऑर्फनेज में भेज दे। एल कहता है कि ठीक है, वो ऐसा ही करेगा। साथ ही यहाँ पर कार्लोट भी कहता है कि वो अब से एल की हर बात मानेगी और वो एल को यहाँ पर लॉर्ड कहकर बुला रही थी, जिस पर एल उससे कहता है कि नहीं, उसे इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। कार्लोट कहने लगती है कि चलो अच्छा है क्योंकि वो इस चीज में अच्छी नहीं है। वैसे एल कहता है कि उसे भूख लग रही है, अब उन्हें घर चलकर खाना खा लेना चाहिए और अब वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कार्लोट अभी पीछे से उसे देखते हुए कह रही थी कि वो अपने खुद की फ्यूचर से ज्यादा एल का फ्यूचर देखना चाहती है, जिस पर माइक भी अग्री करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्लोट वहाँ उन ऑर्फनेज बच्चों के पास आई हुई थी। वो उनसे कहती है कि वो दूध लेने जा रही है और वो फिर से लौट कर आएगी। माफ करना, ये हमारे यहाँ का जोक नहीं है, ये बाहर का जोक है, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आएगा, पर हम इसे नहीं समझा सकते। अब यहाँ पर एल बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसके पास 2 अलाइज हो चुके हैं जो कि दोनों ही बहुत पावरफुल है। लेकिन उसका न्यू फियर भी अनलॉक हो चुका है क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी बच्चा टाइप का है, मतलब उसे डाउट था कि वो इन्हें लीड कर पाएगा कि नहीं। फिर बस वो उन दोनों की स्माइल करते हुए चेहरे को याद करता है और खुद से ही कहता है कि अब उसे नहीं सोचना चाहिए कि वो उन्हें लीड कर पाएगा कि नहीं, उसे बस कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि उसने जैसा टाउन का कहा है वो वैसा टाउन बनाकर रहेगा। अब बाद में वहाँ से निकल गए थे और रास्ते में बैठकर खाना खा रहे थे। अभी कार्लोट के खाने का तरीका देखते हुए एल माइक दोनों ही सोचते हैं कि पहले कार्लोट को कुछ मैनर्स और तरीके सिखाने होंगे। हालांकि कार्लोट के हिसाब से ये नामुमकिन है क्योंकि अब वो इतने टाइम से इस तरह से खाते आ रही है तो उसे वो नोबेल वाले तरीके उसको नहीं अपना पाएंगे। और माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एल के साथ कुछ टाइम रहेगी तो वो ये चीज सीख जाएगी। अब इसके बाद में कार्लोट को नींद आ रही थी, वो वहीं सोने लगी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद वो घर पहुंचते हैं जहाँ पर एल के फादर कार्लोट को देखकर तुरंत ही कहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी शेफ है इसलिए उन्हें कार्लोट नहीं चाहिए। माफ करना, यहाँ पर उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया था क्योंकि बैटल ग्राउंड में बहुत खतरा होता है और वो एक लड़की को वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर खाना नहीं बनाना है। माफ करना, लेकिन एल कहता है कि अपने कार्लोट की पावर नहीं देगी। अब जब कार्लोट अपनी पावर को दिखाती है और सेम वही स्पेल का इस्तेमाल करती है तो एल के फादर देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी फायर से तो खाना जल जाएगा। माफ करना, वो यहाँ पर हाँ कर देते हैं और कार्लोट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।